नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसमें अब तक आप लोगों ने सुना कि हर्षवर्धन और अनाया आमने सामने मिलते हैं और एक दूसरे को गले मिलकर भावुक होते हैं लेकिन तभी हर्षवर्धन की तबीयत खराब होती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है, जिस वजह से उनके आदमियों के मुंह से एक साथ चीख निकल जाती है और हर्षवर्धन की ऐसी हालत देखकर अनाया भी पीने लगते हैं। वह तुरंत गार्ड से बोली, हर्षवर्धन को सोफे पर बिठा दे। हर्षवर्धन जो अभी भी बेहोश था उसे घर जाकर सोफे पर लेटा देते हैं। अनाया तुरंत उसके पास जाती है। उसे हर्षवर्धन को देखकर उसकी चिंता हो रही थी। अभी वो उसे ट्रीट करती उससे पहले ही क्वीन मेरी बोली, तुम हो मिसेज रावत, तुम कुछ खास तो नजर नहीं आ रही। तो भला मिस्टर रावत तुम्हारे पीछे इतना पागल क्यों है और तुम भी बिना वजह उनके साथ चिपक कर बैठी हो। तुम्हारे पास थोड़ी बहुत पावर तो होगी लेकिन तुम मिस्टर रावत को आज बचा नहीं सकती। ये सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो गई और वह कड़क आवाज में बोली, और तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की, मेरे हर्ष को कुछ कहने की। ये सुनकर क्वीन को भी गुस्सा आया। वह घमंड भरी आवाज में बोली, मैं हूँ क्वीन मेरी और तुम मेरे ही महल में खड़ी हो और मुझे ही धमका रही हो। वही किंग अभी भी चिंतित था। जाहिर सी बात है, अगर हर्षवर्धन को रॉयल पैलेस में कुछ हुआ तो वह लोग दूसरे देशों को क्या जवाब देंगे, खास करके इंडिया। वहां की गवर्नमेंट रॉयल फैमिली को ऐसे ही नहीं जाने देगी और हर्षवर्धन का परिवार भी कोई मामूली नहीं था, इसीलिए वह थोड़ा चिंतित था। लेकिन क्वीन तो अभी भी घमंड में थी। तभी प्रिंसेस डायना भी घमंड भरी आवाज में बोली, मेरी मॉम बिल्कुल सही कह रही है। तुम बस मिस्टर रावत को अपने साथ नीचे खींच रही हो। अभी भी वक्त है, उन्हें छोड़ दो और हमने मिस्टर रावत को बचा लेंगे। वैसे भी तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम उसे बचा सको। हमारे पास उन्हें बचाने का तरीका है, लेकिन बदले में तुम्हें उन्हें छोड़ना होगा। वही यह सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो गई। उसे गुस्सा आ रहा था। एक तो इन घटिया लोगों ने हर्षवर्धन को जहर दिया, ऊपर से वह अभी भी उसे धमकाने की हिम्मत कर रहे थे। वह एक नज़र रोबोट शिजुका की ओर देखकर कड़क आवाज में बोली, शिजुका जरा प्रिंसेस को उसकी औकात दिखाओ और ध्यान रखना कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। इतना बोलकर वह भी हर्षवर्धन के पास ही बैठ गई और उसने उसके हाथ की नब्ज पकड़ ली और अपनी आंखें बंद कर ली ताकि वह उसके शरीर के अंदरूनी अंगों को अच्छे से महसूस कर सके और पता कर सके कि असल में ये जहर कौन सा है और इसके साइड इफेक्ट क्या है। वहीं दूसरी ओर रोबोट शिजुका बिना किसी झिझक के आगे बढ़ी और अभी कोई कुछ सोच पाता उससे पहले ही उसने प्रिंसेस डायना के चेहरे पर एक जोर का तमाचा मार दिया। हर कोई बस यह नज़ारा देख रहा था। अभी कोई कुछ बोलता उससे पहले ही एक और तमाचा प्रिंसेस डायना के चेहरे पर पड़ा। अब तक वह 2 कदम पीछे हट चुकी थी। शिजुका अभी भी आगे बढ़ रही थी। ये देखकर रॉयल गार्ड्स उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अनाया के लोगों की ताकत कुछ ज्यादा ही थी, इसीलिए जो भी उसके आगे उसे रोकने आता, शिजुका उसे एक ही पंच में ढेर कर देती और वह 2 फीट दूर जाकर गिरता और जहां पर उन्हें मुक्का पड़ता वह उसे जगह को पड़कर जमीन पर ही लौटने लगता, जैसे उनके अंदरूनी अंग फट गए हो। और यह सच भी था। रोबोट शिजुका ने बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाई थी। उसने अपनी 50% पावर का इस्तेमाल किया ताकि वह लोगों को एक ही मौके में हरा सके। आखिरकार वह रोबोट थी और उनकी शारीरिक ताकत 20 लोगों से भी ज्यादा थी। अगर वह अपना फुल पोटेंशियल दिखाए तो शायद एक ही मौके में वह गार्ड मर जाते। सबको पीटते हुए वह तुरंत प्रिंसेस डायना के पास पहुंच गई और उसे वापस कई सारी थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया। वो अब तक तो पूरी तरह से बिखरे हुए अंदाज में आ गई थी। प्रिंसेस डायना का चेहरा भी सूज चुका था और वह रोते हुए शिकायत कर रही थी कि मॉम देखो, इसने मुझे मारा। लेकिन क्वीन मेरी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे बढ़कर वह रोबोट शिजुका को रोके, क्योंकि उसने पहले ही उसकी ताकत देख ली थी। ना ही बाकी के नौकर और गार्ड्स की हिम्मत थी, क्योंकि जो भी उसके नजदीक गया वह एक ही मौके में ढेर हो गया। इसीलिए हर कोई उसे थोड़ा सा दूर ही रहना चाहते थे। क्वीन ने खुद अपनी बेटी को खड़ा किया और सोफे पर बिठाया और गुस्से में बोली, दिख नहीं रहा प्रिंसेस को चोट लगी है? जाओ जाकर चिकित्सा बॉक्स लेकर आओ और कुछ आई पैक भी लेकर आओ। और वह डायना की चिंता करने लगी। चिंता तो किंग को भी हो रही थी, आखिरकार उसकी बेटी थी। विलियम भी अपनी बहन की मदद के लिए पास आया और उसे शांत करवाते हुए बोला, अब कोई बकवास मत करना,
शांत बैठी रहो। दूसरी ओर अनाया हर्षवर्धन के शरीर का चेकअप कर चुकी थी। वहीं रॉयल परिवार को तो लग रहा था कि अनाया बस नाटक कर रही है और खुद को कुछ महान समझ रही है। उनको पूरा यकीन था कि अनाया हर्षवर्धन को बचाने के लिए उनकी मदद लेगी। अब तक तो वह जान चुके थे कि अनाया काफी पावरफुल थी, इसलिए वह अब हर्षवर्धन को शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी वह चाहते थे कि वह अनाया का फायदा उठाए और उसे रॉयल परिवार को टारगेट करने से रोके। इसलिए उन्होंने सोच लिया था कि जब भी अनाया हर्षवर्धन को बचाने के लिए उनकी मदद मांगेगी तो वह कुछ शर्तें रखेंगे जो उनके फायदे की होगी। वही अनाया हर्षवर्धन का चेकअप करके गुस्से से कांप रही थी। आखिरकार उसे पता चल चुका था कि हर्षवर्धन को एक पौराणिक जहर दिया गया था जो पुराने जमाने में राजा रजवाड़े अपने गद्दी के कंपीटिटर को रास्ते से हटाने के लिए देते थे। ये काफी असरकारक जहर था जिसे असर करने में 1 दिन लगता था, लेकिन जिस भी इंसान को दिया जाता था उसका बचना नामुमकिन हो जाता था। सबसे बड़ी बात, इसका एंटीडोट बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अनाया जानती थी कि हर्षवर्धन के अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंचा है। वह इसलिए गुस्से से कांप रही थी क्योंकि वह अगर हर्षवर्धन के शरीर से जहर निकाल भी दे, फिर भी इस जहर की वजह से जो उसके अंदरूनी अंग डैमेज हुए हैं वह रिपेयर नहीं होंगे। उसके लिए उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और शायद तब तक हर्षवर्धन कुछ भयानक बीमारी को इनहेरेंट कर ले। ये सोच सोचकर ही उसका खून खौल रहा था। गलती रॉयल प्रीएयर की भी नहीं थी। उनका प्लान हर्षवर्धन को मजबूत करना था। उन्हें लगा था जब बात अपनी जान पर आएगी तो हर्षवर्धन जूझ जाएगा और उनकी शर्त मान लेगा और वो उन्हें कुछ ही घंटों में जहर का एंटीडोट दे देते। लेकिन बाजी उनके हाथ से निकल गई। दूसरी ओर अनाया को सच में नहीं लगा था कि रॉयल फैमिली इतनी क्रूर हो सकती है। उसने पहले खुद को शांत किया ताकि वह हर्षवर्धन का एक्यूपंक्चर कर सके। इस बार वो काफी कॉन्फिडेंस थी। ऊपर से इस बार उसने सिल्वर नीडल नहीं गोल्डन नीडल का इस्तेमाल किया जो एक्यूपंक्चर करने में सबसे ज्यादा कठिन थी। यह 108 नीडल का सेट था और इसमें इंसान को शरीर के हर एक्यूपंक्चर बिंदु को प्रेस करना होता है। इसलिए अनाया काफी गंभीर थी। उसने एक नज़र सेक्रेटरी बेला को देखा और अपनी गंभीर आवाज में बोली, जब तक मैं इलाज कर रही हूँ तब तक किसी की भी आवाज मुझे सुनाई नहीं देनी चाहिए। अनाया का ऑर्डर उन लोगों के लिए किसी पत्थर की लकीर हो। उसके कहते ही सभी गॉड्स एक साथ उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए ताकि वहां पर कोई भी डिस्टर्ब ना हो और सबसे नजदीक दोनों रोबोट खड़े थे ताकि वह किसी भी अनहोनी को तुरंत टाल सके। अनाया काफी फोकस के साथ हर्षवर्धन के हर जरूरी अंग पर एक्यूपंक्चर नीडल लगा रही थी। वो एक ही बार में ज्यादातर जहर निकाल देना चाहती थी, इसीलिए वह इस मेथड का इस्तेमाल कर रही थी। तकरीबन 15 मिनट लगे उसे सभी नीडल को लगाने में। ऐसा होते ही अनाया ने गहरी सांस ली, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। लेकिन वह शारीरिक तौर पर काफी कमजोर नजर आने लगी थी क्योंकि इस मेथड में उसकी आंतरिक ऊर्जा बहुत ज्यादा खर्च हो चुकी थी। यहाँ तक कि वह मानसिक तौर पर भी काफी थक चुकी थी बहुत ज्यादा फोकस की वजह से। इसीलिए वह पीछे गिरने को हुई कि तुरंत ही रोबोट शिजुका ने उसे पकड़ लिया और वहीं पर पास बैठा दिया। तभी वहां पर प्रिंस चार्ल्स आया। वह थोड़ा परेशान दिख रहा था। वो किंग के पास जाते हुए बोला, देख बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हमारी फौज जो बाहर से आ रही थी इसे पहले ही रोक दिया गया है और उनमें से ज्यादातर लोग घायल हो चुके हैं। आपको जल्द से जल्द मिस्टर रावत के लोगों को रोकना होगा। वही यह सुनकर किंग गुस्सा हो गया। वो अपनी सिक्योरिटी की टीम से बोला, इन सबको कब्जे में ले लो, अब लड़ाई आर पार की होगी। वही अब तक अनाया जो खुद को शांत कर रही थी, वो किंग की बात सुनकर बुलंद आवाज में बोली, लगता है किंग को बिना सोचे समझे डिसीजन लेने की आदत है। ये सुनकर किंग कंफ्यूज आवाज में बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? मानता हूँ कि तुम्हारे पास थोड़ी बहुत पावर है और तुम मिस्टर रावत की वाइफ हो, लेकिन अभी भी तुम हमारे आगे छोटी हो। तुम हमारे आगे टिक नहीं सकती। ये सुनकर अनाया अपनी जगह पर खड़ी हुई और बिना इमोशन के किंग को घूरते हुए बोली, अगर आपको ऐसा ही लगता है तो ठीक है, मैं भी देखती हूँ कौन हमें हाथ लगाता है। उसके बाद वह अपने लोगों की ओर एक नज़र डालती है, जैसे कहना चाहती हो, जो भी आगे बढ़े उसे मार दो। लेकिन किंग अभी भी नहीं रुकने वाले थे। उसकी टीम के कुछ लोग तुरंत आगे आए अनाया के लोगों पर हमला करने के लिए, लेकिन तभी एक ही झटके में रोबोट नोबिता ने उन दोनों को मार कर नीचे गिरा दिया
और इस बार उसने बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाई। उन सब का हेड तुरंत ही आगे आया। ये देखकर किसी ने बोला, तुम कर क्या रही हो? तुम्हें पता भी है ये रॉयल पैलेस है, अगर यहाँ पर बिना वजह हमला किया तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगी। ये सुनकर अनाया बिना भाव के बोली, वह तो वक्त बताएगा कि मैं यहाँ से जिंदा जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक अपनी गंदी नजरें और ख्याल हमसे दूर रखना है। तभी प्रिंस चार्ल्स अपने पिता की ओर देखकर गुस्से में बोला, डैड आप इसकी बात क्यों सुन रहे हैं? वह आदमी अभी भी बेहोश है। मुझे पता है कि आपको मिस्टर रावत की मदद चाहिए, लेकिन वह हमारी कोई मदद नहीं करने वाले। अभी भी मौका है, हम उन्हें यही खत्म कर देते हैं। क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा हमें कोई झूठी कहानी बनानी पड़ेगी। वैसे तो किंग जानते थे कि यह सही नहीं है, लेकिन वह अपने पूरी रॉयल खानदान को बर्बाद नहीं करना चाहता था। तभी प्रिंस विलियम नाराज आवाज में बोला, चार्ल्स क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है अगर मिस्टर रावत यहाँ से बाहर नहीं गए तो एक नहीं कई सारी कंट्री एक साथ हमारे दुश्मन बन जाएगी। और मिस्टर रावत की इंडिया में जितनी पावर है, उन्हें देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट फ्रांस की रॉयल फैमिली को छोड़ेगी नहीं, और यहाँ की गवर्नमेंट भी हमारा साथ नहीं देगी। ऊपर से मिसेज रावत पहले ही हमारे ज्यादातर पावर खत्म हो चुकी है। आपको नहीं लगता कि अंडस को अब आपको पीछे हट जाना चाहिए? लेकिन किंग कहाँ रुकने वाला था। तभी चार्ल्स प्रिंस विलियम से बोला, तुम बस बिजी हो, तुम्हें नहीं पता सत्ता कैसे हासिल की जाती है। तुम बस बेकार हो, तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए, लेकिन तुम हो कि दुश्मन का साथ दे रहे हो। ऐसा नहीं था कि प्रिंस विलियम यह नहीं चाहता था, ना ही गड्ढों चाहता था, बस वह सिचुएशन को समझने में बहुत अच्छा था। उसे बचपन से ही किंग की गद्दी के लिए तैयार किया गया था। भले ही वह घमंडी था और गवर्नमेंट के रूल से ज्यादा अपने परिवार को अहमियत देता था, लेकिन उसे सही वक्त पर सही डिसीजन लेना आता था। उसे जा पता था कि अभी सिचुएशन की कंट्रोल में नहीं है। अगर उन्होंने बिना कोई सोचे समझे हर्षवर्धन के खिलाफ कदम उठाया है तो कहीं वह खुद ही बर्बाद ना हो जाए। लेकिन 4 साल नहीं करने वाला था। वह बार बार किंग को गुस्सा दिला, उसके साथ साथ क्वीन भी उसका साथ देते हुए किंग से बोली, वैसे कुछ गलत नहीं कहा प्रिंस, शायद जिंदगी में पहली बार इसमें कुछ सही कहा है। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, अगर वह हमारा साथ नहीं दे सकता तो उसे जिंदा रखने में हमारा कोई फायदा नहीं है। जो किंग अब तक खामोश था वह गुस्से में बोला, ठीक है तो हम एक बार यह भी रिस्क ले सकते हैं। तभी प्रिंसेस डायना घमंड भरी आवाज में बोली, डैड अगर मौका मिला तो हम मिस्टर रावत की ही पावर को अपने हाथ में ले लेंगे। फिर तो हम कई सारी कंट्री को अपने अधीन रख सकते हैं और कई सारी मेरी फैमिली हमारे आगे झुकेंगे, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी हमसे डरेगी। यह कोई बुरी आइडिया नहीं है। किंग को भी अब मान लिया था। उसने तुरंत अपने गार्ड से कहा, खत्म कर दो, यहाँ किसी को भी जिंदा रखने की जरूरत नहीं है, पीछे कोई भी सबूत नहीं रहना चाहिए। क्या हर्षवर्धन और अनाया को मार पाएगा किंग? और क्या उनका सफर यहाँ तक ही था? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।